नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है अब की बार आर पार, लेकिन हम बात करेंगे इस आर पार की जंग की तैयारी की। मध्य प्रदेश में सत्ता में बरकरार रहने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। संगठन कसने में लगे वरिष्ठ नेताओं ने अब की बार 200 पार का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए सरकार के मंत्री से लेकर संगठन के जिलाध्यक्ष तक को टास्क दिया गया है, तो काम नहीं करने पर पद से हटाने की चेतावनी भी दी है। तो कांग्रेस भी कसावट में लगी है और घर वापसी अभियान चलाने जा रही है। इसका टास्क कांग्रेस ने सेवा दल को दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की नसीहतों और हिदायतों का असर होगा? और क्या सरकार को गिराकर गए लोगों पर कांग्रेस संगठन भरोसा करेगा? और क्या भाजपा की संगठन और सरकार में सर्जरी की तैयारी है? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। वर्ष 2018 में जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त मध्य प्रदेश में भाजपा ने अब की बार 200 के पार का नारा दिया था। लेकिन 3 राज्य में मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी 200 के पार नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश में 109, राजस्थान में 73 और छत्तीसगढ़ में 15 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली। तीनों राज्यों में कुल मिलाकर 197 विधानसभा सीटें ही जीत सकी थी भाजपा। इसलिए 2023 में शिवराज सिंह चौहान कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आला कमान ने शिवराज सिंह चौहान को फ्री हैंड दिया था। अब प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को फ्री हैंड दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब फीडबैक लेते हैं तो हकीकत बताने के मामले में भाजपा कार्यकर्ता झूठ बोलते हैं। उन्होंने सांसद और विधायकों से साफ कहा है कि आप जनता को लाभार्थी कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े लाभार्थी आप हैं, जिन्हें सांसद और विधायक बनाया गया है। उधर शिवराज सिंह चौहान ने बागियों को चेतावनी दे दी है और पीथमपुर में हार का ठीकरा बागियों पर फोड़ा है। किंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आश्वस्त है और उन्होंने कहा है कि हमने कार्यकारिणी की बैठक में संकल्प दोहराया है, अब की बार 200 के पार। इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। 2023 के चुनाव में जो हमने राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी बैठक में जिन बातों का उल्लेख किया था, उन बातों पर आज हमने उस संकल्प को दोहराया है कि अब की बार 200 पार। पार्टी में विरोध और बगावत से पीसीसी चीफ कमलनाथ भी परेशान है। अरविंद बागड़ी को इंदौर का अध्यक्ष बनाने के बाद पीसीसी में नारेबाजी से कमलनाथ इतने नाराज हो गए कि उन्होंने विनय बाकलीवाल को मिलने का समय ही नहीं दिया। अब कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस सेवा दल घर वापसी अभियान चला रहा है। उधर भाजपा के 200 प्लस अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा है कि 200 बार का नारा पिछली बार भी दिया था, लेकिन सत्ता से बाहर हो गए। ये नारा तो बीजेपी ने पिछली बार भी दिया था 200 पार का, और लिख के दे रहे थे कि हम 200 पार जाएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे हालात जो थे वो सबने देखे, सत्ता से बाहर हो गए थे। इस बार भी 200 पार जो है, 200 पार जमानत जब्त होंगी इनकी, 200 पार इनकी सीटें हारेंगे। ये बहुत कम सीटों में सिमट जाएंगे, और सिमटने क्यों नहीं। आज कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के वीडी शर्मा जी कह रहे हैं युवाओं पर फोकस करना चाहिए। किन युवाओं पर फोकस करेंगे और किस तरह से करेंगे? जिन युवाओं को बेरोजगार किया हुआ है। भाजपा का अब की बार 200 पार का नारा जमीन पर उतारने के लिए शिवराज जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। संगठन के स्तर पर तो काम हो ही रहा है, सरकार के स्तर पर भी शिवराज ने कई नए प्रयोग किए हैं। शिवराज हर ब्लॉक में 15-15 युवा नियुक्त कर रहे हैं, जो सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे। उधर कांग्रेस सेवा दल को सक्रिय कर चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नव नियुक्त कार्यकारिणी को जिम्मेदारी सौंप दी है। तो अब की बार आर पार पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, शंकर लाल तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। अब की बार 200 पार, बोतल नहीं पुरानी शराब, नारा वही जो 2018 में भी देखा था। इसी तरह से दावे किए जा रहे थे, लेकिन हुआ नहीं वैसा। इस बार मुरलीधर राव कह रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं। क्या असर होगा? या जिस तरह से वो भूमिका बना रहे हैं, कहीं संगठन में सर्जरी की तैयारी तो नहीं है?
संगठन और सरकार में? मीडिया ये हेडिंग बड़ी पॉपुलर हेडिंग है, कई बार लिखी छापी कि पुरानी बोतल नई शराब या नई बोतल पुरानी शराब। सही यही है, नई बोतल पुरानी शराब, ये कहावत। पर मुझे तो शराब का बहुत अंदाज नहीं है, शराब का नशा बोतल का तो अंदाज है आपको। एक सेकंड, और यहाँ जो बैठे हैं मुझे लग रहा है उन मित्रों को भी नहीं होगा। और इस नाते मैंने तो सुन रखा है कि जितनी पुरानी शराब होती है ना, उस शराबी को वही अच्छी है। तो अगर विकास की शराब है, अगर जन कल्याणकारी योजनाओं की शराब है, तो फिर आप पुरानी कहो नई कहो, अगर हमने विकास के प्रति लोगों में रुझान पैदा नहीं किया, उत्साह पैदा किया। अभी उद्योग धंधे लगाने के मामले में, रोजगार देने के मामले में, कोरोना के मामले में सरकार की वाहवाह हुई। और इस स्थिति में मैं सोच रहा हूँ ये कहावत हो सकती है कि पुरानी शराब और नई बोतल। हम निरंतर काम करने वाली पार्टी है, हम 24 घंटे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश, कांग्रेस के मित्र मेरे कहते रहे बिकाऊ है अपने साथियों को, क्या क्या जयचंद गद्दार, पता नहीं कौन कौन से अलंकार से वो अपने 15 दिन पहले के साथियों को नवाजते रहे। उपचुनाव हुए, चुनाव में गए, चुनाव में भी घर घर, और कमलनाथ जी स्वयं वहाँ अपने आप को कंसंट्रेट करके चंबल संभाग में और क्षेत्र में जहाँ उपचुनाव हुए थे, और उन्होंने ये पूरा नारा चलाया टिकाऊ टिकाऊ ये वो। और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जो लोग खड़े थे, और जो कांग्रेस को छोड़ के आए तो उनमें से तमाम लोग जीत के आए। मैं ये कह रहा हूँ कि 200 पार का नारा पिछली बार दिया था, अभी एक भाईजान बोल रहे थे, प्रवक्ता हूँ कांग्रेस के, मैं नाम नहीं याद है, हिदायतुल्लाह या क्या, वो तो आपके यहाँ हैं, ये तो अब्बास हफीज हैं। हिदायतुल्लाह तो आपके यहाँ है, भेज तो नहीं दिया कहीं आपने उधर? मेरे को अपने वाला नाम मुंह में पहले आएगा भाईजान, नाम याद नहीं आ रहा है शंकरलाल तिवारी जी को। नहीं, अपना नाम तो यार आ रहा है, अपने आदमी का नाम याद आ रहा है। अभी जो आपने बाइट दिखाई ना, उसमें वो कह रहे थे ठीक है, पिछली बार भी तो नारा था 200 पार का, इसी तरह तुम लोग कहते रहे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे। हम दोबारा उसको, लेकिन तिवारी जी 2018 से पहले भी तो विकास की गंगा बह रही थी आपके शब्दों में। हाँ, बह रही थी। 2003 से 2018 तक जो विश्वास शिवराज सिंह जी के नेतृत्व ने पैदा किया आम आवाम पे, गरीब पे, महिलाओं पे, बेटियों पे, कर्मचारियों पे, वह अविस्मरणीय है। कांग्रेस को उसे स्मरण करना चाहिए बार बार, क्योंकि कांग्रेस, हम जब 18 में हारे तो हमें कबूल है, हारेंगे तो न करें कबूल तो फर्क नहीं पड़ता, पर हम मुश्किल से 5 सीटों से 7 सीटों से चुनाव हारे। और जब 2003 में दिग्विजय सिंह हारे तो 35-36 सीट बची थी। तो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी हमारी कोई, ये तो सही बात है शर्मा जी, एंटी इनकम्बेंसी ऐसी होती है कि हमने छत्तीसगढ़ में भी देखी। आ रहा हूँ तिवारी जी आपके पास लौट के, कर्जा माफ करेंगे कि झूठा नारा दे, आ रहा हूँ दूसरी बार में आ रहा हूँ। तो आपने तो झूठे वादे किए थे शर्मा जी, और जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो हमने छत्तीसगढ़ में भी देखी है, मध्य प्रदेश में भी 2003 में देखी है। 2018 में वैसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, तिवारी जी कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। लेकिन आप भी सत्ता में वापसी के लिए घर वापसी अभियान चलाने जा रहे हैं, टास्क दिया है सेवा दल को। तो जिनको आप जयचंद कहते थे, जिनको गद्दार कहते थे, जिनको बिकाऊ कहते थे, क्या उनको घर वापसी कराएंगे? उन पर भरोसा करेगा कांग्रेस संगठन अब? देखिए ब्रजेश जी, जो घर वापस आना चाहता है उसे कौन रोक सकता है? दिल से आओ, बिल्कुल मजबूत करो, मुख्य धारा में आओ। ये तो वो शराब के नशे में ही रखना चाहते हैं शंकरलाल जी मध्य प्रदेश को, पता नहीं क्या 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 कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ा रहे हैं नौजवानों के लिए। विकास का और ये विकास नहीं है। और जिस तरह से शराब की लत और शराब की दुकानें मोहल्ले मोहल्ले में खुलवा दी, इसे विकास नहीं कहते हैं। और शिवराज सिंह जी का चेहरा तो 2018 में टेस्ट हो चुका, फेल हो गए, 165 सीटों से घटकर 105 सीटों पे आ गए। और सरकार बनाने, कुर्सी हथियाने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि 5 साल तक
वो इंतजार नहीं कर सकते थे। मैंने भ्रष्ट आचरण से पीछे के दरवाजे से डिफेक्शन करा के, दल बदल करा के सरकार बनाना पसंद करा, परंतु जनता का मैंडेट नहीं था। और जो आपकी कह रहे हैं ना, आपकी बार 200 पार, मैं कह रहा हूं आपकी बार आर पार बीजेपी को नहीं मिलेगी 50 से ज्यादा। 50 के पार नहीं हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो और गया। बढ़िया ब्रजेश तस्वीर दिया है, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अब की बार आर पार हवा में लटके और चलाएंगे। और आप बहुत जी हम हवा में लटके मत चलाइए। आपका अपना एक कैरियर, एक बैकग्राउंड है। शराब के नशे में रहो या फिर आप शिवराज सिंह के नशे में रहो, रहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश जनता ने तय कर दिया है कि बदलाव लाएगी और अब की बार बीजेपी नहीं करेगी 50 को भी पार, ये हमारा नारा मान लेना। और हम करेंगे आर पार, बिल्कुल आपकी बात आर पार तो करेंगे भाषा। शर्मा जी, लेकिन उसका भी जवाब दे दीजिए ना। घर वापसी अभियान चला रहे हैं आप, जिनको टिकाऊ कहते थे, बिकाऊ कहते थे, जयचंद कहते थे, अब उन पर भरोसा करेंगे आप? और इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार फिर ना जाएं आपको धोखा देकर? नहीं, जो गए हैं, जिनने धोखा दिया है उनको तो वापसी नहीं होगी, पर जिनको जबरदस्ती दबाव डालकर सत्ता के दबाव में, पुलिस प्रशासन और पैसे के दबाव में दल बदल कराया है, उनको हमें वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके आवेदन पर जरूर विचार करेंगे। और कमलनाथ जी तो बड़े हृदय के आदमी हैं, यदि उनको फिर से कोई कहता है क्षमा बड़ उनको चाहिए, क्षमा वीरस्य भूषणम, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक के लिए नहीं कहा गया था। जिन लोगों ने सौदेबाजी करी थी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, सौदेबाजी करके मंत्री बनवा लिए, विधायक नहीं थे तो भी मंत्री बनवा लिए, खुद केंद्र में मंत्री बन गए। ये सौदेबाजी नहीं है तो और क्या है? अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए जनता के जनादेश को खत्म कर दिया आपने। दल बदल को मध्य प्रदेश में जिसका कोई स्थान नहीं था, उसे आपने मध्य प्रदेश में करके बता दिया। इतना मतदान हो चुका है इस बात पर, और आप उपचुनाव हार चुके हो। इस पर मतदान हो चुका है और उपचुनाव आप हारे हो। अरे जनता के बोलोगे। अरे आप जनता ने वो तो जनता की अदालत में गए थे ना, कूच कर दिया। 2018 की चुनाव हार गए, इसमें आपने जनादेश नहीं माना, धोखा दिया, किसानों का कर्ज लोकसभा की सीट एक जीते, किसान को अब कौन लोकसभा की सीट एक जीते। ये भी याद करिए शर्मा जी, 19 में लोकसभा की सिर्फ एक जीते, नकुल नाथ, वो भी 1.5 लाख से जीतने वाली सीट 25,000 के अंदर से जीते। कुल एक पर आपका जो जनमत था वो 4 महीने के अंदर पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लो ना आप। ये है मोदी दल बदल जो कर दिया आपने, मध्य प्रदेश में भ्रष्ट आचरण लागू कर दिया, जनता के जनादेश को आपने धूल दिखा दी। अब उसका जवाब आपको इस मुख्य चुनाव में 2023 में देना पड़ेगा। ये है जवाब इसका आपको। खंडित जनादेश तो जनता नहीं दिया था ना, पूर्ण जनादेश तो आपको भी नहीं मिला था। अरे निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाए रहे प्रदीप जायसवाल को, जनादेश नहीं था, रोज राम भाई कमलनाथ को, उसे खंडित नहीं कह सकते आप। और इनका तो जनादेश इन्हें मिला ही नहीं था। 165 से आ गए आप 100 सीटों पे, पर जनता के विकास का विश्वास तो हम पर था। आपकी 109 थी, नहीं होगी पार। ठीक है, हाँ, अब तो की बार आर पार तो होगी, थी। वो तो दोनों ही दल मान रहे हैं। मैं लौटूंगा तिवारी जी आपके पास, शर्मा जी आपके पास, देवदत्त जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। निश्चित। देवदत्त जी, आप बार बार कह चुके हैं, हम कई बार चर्चा में आपने कहा है कि इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जिस तरह से रणनीति बन रही है दोनों ही दलों में, क्या मुरलीधर राव ने एक संकेत दिए हैं कि संगठन और सरकार में बदलाव किए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से उनने सिंधिया खेमे के मंत्रियों की अलग क्लास ली, संगठन में नसीहत दी कि जो जिलाध्यक्ष काम नहीं कर रहे होंगे, प्रवास की जानकारी ऐप पर नहीं दे रहे होंगे, वो अगले दिन ये भी पढ़ सकते हैं अखबार में अपना नाम, कि उनको हटा दिया गया। और हम कांग्रेस में भी देख रहे हैं, जिनसे वो छुआछूत जैसा व्यवहार कर रहे थे, जिनको कोस रहे थे पिछले 2.5 साल से, कह रहे हैं घर वापसी कराएंगे, उन पर नज़र रखी जाएगी। पहले भी गोविंद सिंह कह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष, कि कुछ लोग उनके संपर्क में हैं। देखिए, जब सफलता की बात आती तो एन के एन प्रकरण सफलता चाहिए होती है। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी परीक्षा के समय फिर ट्यूशन भी पढ़ता है, पहले गैसिंग भी ढूंढता है,
और पेपर भी देता है और फिर काफी सुधरवाता भी है, मतलब भगवान के यहाँ भी जाता, सब कुछ करता है। ऐसे ही अब राजनीतिक दलों की स्थिति हो गई, वो सब कर रहे हैं जो जो उपाय हो सकते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार सामने वाले के मिल सकते हैं, अपने दल में हो सकते, कहाँ कैसे हो सकते, अब परीक्षा पास करना है। और दावे इसलिए बढ़ा चढ़ के किए जाते जिससे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ा रहे। और ये सब जो तय करना है वो सब जनता को तय करना है, और जनता तय कर करेगी। जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे उसके बाद जो धीरे धीरे ध्रुवीकरण शुरू होता है, तब मतदान होता है और फिर वोटिंग खुलती है। लेकिन राजनीति में यदि ऐसा ना हो तो और भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी दलों की, क्योंकि भारत में जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं तो कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिसका कोई सेंस आपकी हमारी नजरों में नहीं होगा कि वो हार रहे, हम उनको वोट नहीं देंगे, हम तो जीतने वाले को मतलब वोट देंगे, हम वोट खराब क्यों करें। ये भी एक मतदाता का हम लोगों को कई बार मिलता है सर्वे में। तो ये माहौल बनाना पड़ता है कि हम जीत रहे हैं, जिससे वो मतदाता हमारी तरफ आ जाए, वो ये ना समझे कि हम वोट खराब करने जा रहे हैं, हम वोट सार्थक करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे राजनीति में जो पहलू होते हैं उनमें एक पहलू ये भी है, एक माहौल बनाना पड़ता है कार्यकर्ता। लेकिन अब मनाने का है दौर, क्योंकि 2018 के परिणाम दोनों दल को सतर्क सावधान किए हैं और उम्मीदें भी बनाए हुए हैं। 2018 में 15 वर्षों की बीजेपी की सरकार देश प्रदेश से बाहर हुई, तो कांग्रेस को अब भी उम्मीद लगती है कि जब हम 2018 में 6 महीने पहले एकजुट हुए थे, कुछ प्रयास किए थे और हम सरकार में आ गए, तो अभी तो हम लगातार कर रहे हैं मेहनत। जब से सरकार गिरी तब से कमलनाथ छोड़ भी नहीं रहे प्रदेश, तो उनको उम्मीद है कि हम 23 में थोड़ा और मेहनत करने आ जाएंगे। और बीजेपी तो तभी से कसमसा रही थी कि हमारे वोट ज्यादा आए थे, कैसे सीटें कम हो गई, हम कहाँ चूक गए, टिकट वितरण में चूक गए, अभियान में चूक गए, कहाँ चूक गए। और वो चूक उसने 1.5 साल में सुधार ली, एन सत्ता में आ गए और तब से वो भूल सुधार में लगे हुए हैं। नेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वो विधायक, सांसद, मंत्री नहीं, आम आदमी पहले हैं, और आम आदमी की सुनो, समाज सेवियों को जोड़ो, की वोटर जिनको कहते हैं। और जो कई लोग आंकड़े भर देते ना कि हमने इतने गांव के दौरे किए, इतने बैठकें ली, तो अब ऐप पे आप डालो तुरंत, उसमें टाइम और समय सब कुछ आएगा। तो अब वो जो नई टेक्नोलॉजी क्या है, बीजेपी उसका भी उपयोग कर रही है कि अब बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना है 2018 की तरह। वो कांग्रेस बड़े उम्मीदों में है कि हम 2018 के से भी अच्छे तरीके से 2023 में आ सकते हैं। इसलिए चौकसे जी मानकर चलिए कि 2023 का चुनाव प्रदेश में अभूतपूर्व होगा, और इस बार तेरा मेरा नहीं चलेगा, इस बार जनाधार वालों का जलवा रहेगा, जिनका जनता में सही है, जो जीत सकते हैं। आप लोगों ने जो 2 लोग आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बड़े बुजुर्ग और अनुभवी, और इन लोगों ने सब जिंदगी के राजनीति के उतार चढ़ाव देखे हैं। और उस समय जब नेताओं में वो होती थी, आदर्श होते थे, गरिमा होती थी, तो हो सकता है ना दुबे जी, इन दोनों का भी भला हो जाए। तेरा मेरा के चक्कर में तो ये बाहर हो गए थे, जनाधार में तो कोई कमी नहीं है। चौकसे जी, जोश के साथ होश का भी जरूरी है पार्टियों में। जब से ये होश घर बैठाया गया है तब से ही तो जोश वो कर रहा है कि कुछ भी कर रहा है कि जो हरकतें आती हैं पार्टियों की, तो इस होश को पार्टी को संभालना पड़ेगा। जब आप जैसे बुद्धिजीवी चैनल इनको बुलाते हैं कि बौद्धिक चर्चा इनके साथ होगी, तो दल भी तो सोचेंगे कि आखिर इन लोगों को बुला के वह पुराना अनुभव का मार्गदर्शन लिया जा सके। और पार्टी अनुभव का बहुत बड़ा महत्व होता है। परिवारों में भी हम देखते हैं वरिष्ठ सदस्य। तो आपको लगता है बीजेपी तो नई पौध लेकर आ रही है, नए युवाओं को आगे कर रही है? उनके वो उसके लिए है फार्मूले जिनको हटाना है। अभी 79 साल के येदियुरप्पा और 76 साल के सत्यनारायण जटिया को वो संसदीय बोर्ड में लेकर आए कि नहीं आए? श्रीधरन 92 साल के उनको टिकट दिया कि नहीं दिया? आप ये दलों की एक वो रहती है पॉलिसी कि हम तो दलों की जो भी पॉलिसी रहती हो, लेकिन जीत ही सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है और उसके लिए साम दाम दंड भेद अपना जाते हैं तिवारी जी। लेकिन जिस संगठन से कांग्रेस डरती थी, कमलनाथ जी बार बार कहते हैं कि बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है, उस संगठन में अब फीडबैक सही नहीं आ रहा है। मुरलीधर राव कह रहे हैं कि कार्यकर्ता झूठ बोलने लगे, मतलब वो संगठन के वफादार नहीं बचे, नेताओं के वफादार बचे। तो ये भी तो एक संकट की तरफ इशारा है और संकेत है। मैं ये सोच रहा हूँ कि संगठन में कई कैडर और हमारा कैडर युक्त संगठन, मुरलीधर राव जी का काम है उनका, क्यों हम सब लोगों को बार बार जागरूक करें, बार बार सचेत करें। भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली जो है वो अपने ढंग की उसे समझना पड़ेगा।
कांग्रेस के मित्र भले न समझते हो, पर चौकसे जी और आदरणीय देवदत्त जी समझते हैं कि यहाँ पर कहीं कोई विवाद नहीं है। जब युद्ध का मैदान है तो सिर्फ युद्ध का मैदान। कांग्रेस के सामने चौकसे जी संकट ये है, माननीय मुरलीधर जी ने कहा कि सब लोग काम पे लग जाओ, अगर काम नहीं करोगे तो अखबार में छपेगा। ये पहली बार हमारे नेताओं ने नहीं कहा, इसके पहले भी कहा। पर यही काम तो कांग्रेस भी कर रही है। अभी कई जिलाध्यक्षों को हटाया, नए जिलाध्यक्षों को बनाया, अच्छी बात है, उनका अपना काम है। और अभी प्रताप मान जो कह रहे हैं, लेकिन वो 24 घंटे में ही हटा देते हैं। अभी एक जिलाध्यक्ष प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के सामने, वो चार्ज भी नहीं ले पाए ठीक से और हट गए इंदौर वाले। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अभी माननीय मेरे वरिष्ठ हैं आदरणीय शर्मा जी अभी कह रहे थे 50 नहीं जीतोगे। अरे देवदत्त जी ने ये जरूर कहा है कि अपना अपना माहौल बनाओ। माहौल नहीं बनता है तो जो वोट देने वाला भी होता है वो भी कहता है यार हम हारने वाले को वोट नहीं देंगे। ये देवदत्त जी ने, मैं विधायक रहा हूँ, चुनाव लड़ा है जमीन में खड़े होकर, मैं जानता हूँ कि अगर हमारे माहौल अच्छा नहीं बना तो जब 10% 15% वोट होते हैं तटस्थ वोटर जो न इधर रहते न उधर रहते, परिस्थिति के साथ जाते हैं, जीत के साथ जाते हैं, वो मतदाता इधर उधर हो जाते हैं। पर ये थोड़ी कहा है शर्मा जी देवदत्त जी ने तो माहौल बनाओ तो ऐसा बनाओ कि हम जो है तो हमारा प्रतिद्वंदी जो पिछली बार आपके सारे झूठे नारों के बाद कर्जा माफी वाफी के और मात्र 5 सीट ज्यादा आप जीत पाए तो आप वो बिल्कुल एकदम तीसमार हो गए। और फिर 19 में चुनाव हुआ लोकसभा के, इसी प्रदेश की जनता ने वोट डाला तो आप कुल 1 सीट जीत पाए। यह है आपका नेटवर्क, ये आपका जनाधार। और इसलिए मैं विनती पूर्वक कहूँ शर्मा जी, आप तो मेरे नेता हैं, बड़े हैं। लेकिन तिवारी जी उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव भी तो हुए। आधा सेकंड, नगरीय निकाय हुए, उपचुनाव हुए, पर इनको सब कुछ नहीं दिखते तो हमको 50 के पीछे भेज रहे हैं। पर अच्छा है, शर्मा जी को कहना चाहिए। पर शर्मा जी बहुत बुजुर्ग, मैं शर्मा जी को एक नारा याद दिला रहा हूँ। हालांकि वो लोहिया जी का नारा है, मैं जनसंघी रहा, संघ का स्वयंसेवक रहा, पर समाजवादी साथियों के मुंह से सुनता रहा। जिंदा आपने कहा था ना, बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा, 5 साल इंतजार नहीं कर सकते थे। लोहिया जी ने कहा था, गोविंद सिंह जानते हैं, गोविंद सिंह पुराने दोस्त हैं, जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती। क्यों इंतजार करें? देश का विकास, प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया, जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हो गई, बेटियों की शादी बंद हो गई, कंबल योजना से मिलने वाला मजदूरों को लाभ बंद हो गया, गेहूं बिका तो 2 महीना 3 महीना पैसा नहीं आया किसान का, किसान के बीमा की राशि जमा करनी थी, वो राशि नहीं जमा की तो उनको बीमा का पैसा नहीं मिला। क्या क्या गिनाऊं? और इसलिए मैं विषय के बाहर न जाकर के ये कहना चाहता हूँ कि माहौल बनाइए। आप प्रमुख विपक्षी दल है, थोड़ी बहुत गिनती के आ जाइए, हमको कभी कभी बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर इतनी बड़ी हवा में लट चलाने वाली बात, जबकि लोकसभा में ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी माहौल बनाओ, कोई ऐतराज नहीं है बीजेपी को। आधा सेकंड पूरी सुन ले, नहीं तो फिर वो बीच में बोलेंगे। नहीं बोलूंगा, अगर आपको बोलूंगा तो सुनने के कारण वरिष्ठ की प्रतिक्रिया है, इससे बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। जी तिवारी जी, मैं आधा सेकंड में ये कहूँ कि कांग्रेस तो इसमें परेशान है कि हम रात को उसको टिकट दें और कल वो पार्टी ने छोड़, हम उसको एक दिन पहले टिकट दें और दूसरे दिन अरुण यादव की तरह ये न कहने लगे कि नहीं हमको तो माफ करिए, चुनाव में बड़ा पैसा खर्चा होता है और आप पार्टी का कहीं ऐसा पता जनता में है नहीं और इसलिए हम तो न लड़ेंगे। ये नया नहीं है, ये हुआ है आपकी पार्टी। और इसलिए कांग्रेस तो तीसरी इस बात में परेशान है कि हम टिकट दे दें। लेकिन कांग्रेस करे क्या बेचारी, वो टिकट भी दे देती तो आप उनके उम्मीदवार को उठा ले जाते। कमलनाथ जी जैसे नेता है जो विधायक को कहते हैं बाद में मिलना, चलो 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 चलो, ठीक है, तो बाद में समय नहीं है। तिवारी जी जवाब ले लेते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी माहौल बनाइए, लेकिन इतना भी मत बनाइए कि 50 ही दे रहे हो आप उनको। ब्रजेश जी, माहौल बनाने में फेंकू नारा तो इतने दिया है, अब की बार पिछली बार 100 भी पार कर पाए थे मुश्किल से, तो 100 से 200 कैसे पहुंच जाएंगे जब 2018 में फेल हो गए आप। आपके चेहरे को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, शिवराज सिंह को वोट नहीं दिए, इस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया, और इसके बाद आप कहते हैं माहौल, झूठा माहौल थोड़ी बनने लग गया आपका।
इसीलिए आपका नाम पकड़ा है अब की बार आर पार। अब वो तो कह रहे सारे विकास आपने ठप कर दिए थे शर्मा जी, इसलिए तो उपचुनाव में जनता ने बड़ा समर्थन दिया उनको। नहीं, उपचुनाव का कोई मायने नहीं है, बेईमानी का चुनाव था। आपने बगैर विधायक रहे मंत्री बना दिए थे। और ये बात आप विधानसभा चुनाव के बाद भी बोलने वाले। अच्छा रिहर्सल कर लीजिए, आप चुनाव के बाद देश के चुनाव के बाद भी यही बोलेंगे, बेईमानी से विश्वासघात दिया था, जनता घर में बैठा देती। चलिए तिवारी जी माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि समय की एक बाध्यता है, समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो 2023 के चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन लड़ाई तो सच में ही आर पार की है। कांग्रेस के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है, तो बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जो भूल उससे 2018 में हुई थी उसे सुधार करते हुए पूरे जोर से मैदान में उतरने वाली है। और कांग्रेस भी मैदान छोड़ने वाली नहीं है, वो डबल ताकत से मैदान में उतर रही है। और इसलिए कहते हैं कि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, अभूतपूर्व होगा। मुकाबला कांटे का है और जनता तय करेगी कि किसे वो सत्ता में बरकरार रखना चाहती है या किसे सत्ता में वापस लाना चाहती है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।